हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है वो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि लंदन से पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। उनकी वापसी पर उनकी जो नाअहली है ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की हुई है, उसके मुतल्लिक फ़ैसला क्या होगा। क्योंकि ये जो कानून साजी हुई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, उसमें ये हक दिया गया था कि ना सिर्फ अपील होगी बल्कि जो माजी के फ़ैसले हैं उनके ऊपर भी अपील का हक इस्तेमाल हो सकेगा। अब इसको देखा जा रहा था इस तनाजुर में कि शायद नवाज शरीफ आएंगे, जो 62(1)(f) में तशरीह की गई ताहयात नाअहली करार दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन को, उसके ऊपर रिविज़िट करेगी सुप्रीम कोर्ट, दोबारा तशरीह आएगी और वो दोबारा से इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकेंगे। जैसा कि नून लीग दावा करती है कि चौथी बार यानी आइंदा इलेक्शंस में उनकी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली यानी माजी से अपील के हक को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, इसके बाद बहुत से सवालात उठ गए और सबसे अहम सवाल यही है कि अब ताहयात नाअहली की नवाज शरीफ का क्या बनेगा। अब इसके ऊपर मिली जुली राय पाई जाती है। एक तरफ कानूनी माहिरीन, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी शामिल हैं, आपने मुलाहिजा किया उनका बयान, वो ये कहते हैं कि जहाँ पर आइन खामोश है वहाँ पर इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई है हाल में, जिसमें कहा गया है कि जो नाअहली है 62(1)(f) की, उसकी मुद्दत 5 साल होगी, उसके बाद नवाज शरीफ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ताहयात नाअहली जो है वो नल एंड वॉइड हो जाती है, तशरीह नल एंड वॉइड हो जाती है और कानून सुपरसीड करेगा और 5 साल वो अपने गुजार चुके हैं, तो ऐसी कोई कानूनी मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन की राय ये भी पाई जाती है कि ये जो सादा अक्सरियत से की गई कानून साजी है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक लार्ज बेंच की तरफ से की गई आइन की तशरीह को नहीं सबसाइड कर सकती। अब क्या होगा इस मामले का, इसी के ऊपर अपने तजियाकारों की हम राय जानेंगे। सवाल कुछ यूँ कि क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब आफ्टर अ लॉन्ग हॉलीडे, वेलकम बैक शहजाद साहब। इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। यकीनन आपकी कानूनी माहिरीन से भी बात हुई होगी, हमने भी कल इस चीज़ को डिस्कस किया, बट मिली जुली राय का इजहार किया जाता है। क्या समझ रही हैं आप, क्या अदालत की तशरीह 62(1)(f) के सिलसिले में जो ताहयात नाअहल करा देती है वो मुकद्दम रहेगी, या फिर ये जो सादा अक्सरियत से की गई कानून साजी है इलेक्शंस एक्ट, जिसमें कहा गया है कि 5 साल होगी नाअहली की मुद्दत? अलीना, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है और मेरे ख्याल से इसका जो जवाब है वो हमें तभी मिलेगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आके इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे। फिर देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो उनको इजाज़त देते हैं इलेक्शन लड़ने की? अगर वो देते हैं तो क्या उनके फ़ैसले को कोई चैलेंज करता है और कोई हाई कोर्ट लेके जाता है, या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है? तो ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो कानूनी माहिरीन है उनका कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं है। कुछ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी ज़्यादा अहमियत है, कुछ लोग कहते हैं कि जो आइन जो कानून में तरमीम की गई है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जिसकी बात करना, वो ये कि जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वो इस वक्त कानून है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो नैब का कानून था, तरमीमी बिल था या कानून था, उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, इस कानून को अभी स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। ये इस वक्त कानून है मुल्क का। दूसरी चीज़ ये है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पिछले साल एक पिटिशन भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने उस वक्त यही बात की थी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और नाअहली का लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, इसको दोबारा देखे सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को टेकअप करती है, कब टेकअप करती है और उसका क्या नतीजा आता है। इसके अलावा अलीना देखिए, लेकिन मुझे लगता ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक खौफ नज़र ज़रूर आ रहा है मुस्लिम लीग नून में कि शायद एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कुछ दिन पहले शाहिद खान अब्बासी साहब समा के शो पे आए हुए थे, तो वहाँ पे उनसे इसी किस्म का सवाल पूछा
तो उन्होंने तब कहा कि उनकी राय के मुताबिक जो कन्विक्शन है और डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की, दोनों अभी मौजूद है। जब राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम प्री अरेस्ट बेल के लिए तो अप्लाई करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या मामला बनता है इलेक्शन के करीब, क्या नवाज शरीफ साहब जेल जाना पड़ेगा या जाना होगा तो फिर चले जाएंगे। तो एक कन्फ्यूजन और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से एक खौफ नज़र आ रहा है। एक आखिरी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी अलीना, क्योंकि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो केस था उसका फैसला आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे अहम इस वक्त मामला है वो है इलेक्शन का। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले को भी टेकअप करें और इलेक्शन की डेट को यकीनी बनाएं। बड़ी अहम बात कर रही हैं। असल इम्तिहान तो अब एक्चुअली शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, न सिर्फ इलेक्शन से मुतल्लिक बल्कि हमने देखा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक भी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, उनके ऊपर अभी चीज़ें होनी हैं, दीगर भी चीज़ें। बट न्यायी साहब, ये जो बेनज़ीर ने एक राय दी बड़ी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि कन्फ्यूजन नज़र आती है इस मामले को लेकर नून लीग में, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जो बयानात एटलीस्ट आ रहे हैं कि नून लीग पुरसकून भी है, कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, ना उन्होंने कानूनी तौर पर कुछ मूव किया है बेल वगैरह के लिए या किसी और मामले पे खैर मकदम भी कर रहे हैं। क्या सोच रही है नून लीग? अलीना, पहले तो खैर मुझे एक चीज़ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने शुक्रिया अदा करना है। आज मेरे बेटे से मुलाकात हुई है, 2 माह कबल कमोपेश उसको जो है गिरफ्तार या जो उठाया गया था, तो उसके बाद आज मुलाकात हुई तो मुझे यूं लगा है कि जैसे वो जो है आज रहा हो गया, सिर्फ मुलाकात। और इसकी मुझे इसके साथ ही मैं उन सारे दोस्तों का, मीडिया के 111 बंदों का, खुसूसन रिपोर्ट कार्ड टीम का, जिन्होंने हर बंदे ने मेरा साथ दिया और वो पिटीशन चीफ जस्टिस भेजी और उसके भी बड़ा साथ पड़े हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एटलीस्ट मैंने उसको देखा है। और इमरान रियाज को देखने के बाद मैं बहुत नर्वस था, बहुत परेशान था, और खसूस भट्टी साहब का कि जिन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने जाके कॉल करके शामी साहब को कहा कि मेरा नाम भी लिखे। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ सारे दोस्तों। जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज बात की है, मनुआन यही बात आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त भी यही जो है हुहकार मची थी। उन्होंने कहा था कि देखिए नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ देने के लिए पूरा प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल जो है, इसके अंदर इस सारे फसाने में सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब के रिलीफ के लिए सारा किया जा रहा है। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने उस वक्त जब ये लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट विदाउट मेंशनिंग वर्ड से कहा कि नवाज शरीफ साहब को जरूरत नहीं है इस बिल से मुस्तफीद होने की, क्योंकि उनका जो ये एक्ट का जो असेंबली ने उससे पहले जो कानून बनाए हैं इलेक्शन एक्ट, तो वो उनके लिए काफी है। उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है, तभी बड़े क्लियर थे, लॉ मिनिस्टर थे, ज़ाहिर सारा कुछ किया तो उसके सामने वही आया जो कि उसके मुताबिक किया है कि जैसे उन्होंने, ज़ाहिर है कि एक चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहा जी बैक डेट्स में जो है उसको केसेस नहीं सुने जा सकेंगे और उस पर अपील नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि साकिब निसार साहब ने जब इमरान खान साहब के सादिक और अमीन के ऊपर उन्होंने कहा गया कि आपने उनको सर्टिफिकेट दिया, तो उन्होंने कहा था कि मैंने उसको एक मद में सादिक अमीन दिया। तो और कतई नजर रखिए कि एक मद में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कह दिया कि वो झूठा है या जो उससे क्वालिफाई नहीं करता, और उसी मद में उन्होंने इमरान खान साहब को एक मद में सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे बताएं कि एक बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, 100 वोट लेके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ब्लैक नोट डिक्शनरी के ऊपर केस चला के, और ये कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, पता है कि ये सारी चीजें जो है ये फ्रिवलेस किस्म के, अलग किस्म के चार्जेस हैं, उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया। अच्छा उसको भी छोड़े, अब जब है मामला सीरियस है, जैसे बेनजीर साहब ने कहा कि 2-3 चीजें हैं, या तो इस जो कानून जो है उसको इसी तरह मान लिया जाएगा और इसके ऊपर अमल होगा, या इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। और चैलेंज के लिए भी 2 रास्ते हैं, या तो इंतजार है कि इलेक्शन और इलेक्शन के अंदर अप्लाई किया जाए, या कोई मेरे जैसा बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उन्हें कहेगा कि जी ये आप क्लियर करें कि ये आपका जो है आपके फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब पे लागू नहीं होता।
मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो है दोनों जो है इस वक्त उस कानून के तहत बकौल आज़म तारा के क्वालिफाई करते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। और मेरा जो उन्होंने जो उसके अंदर अमेंडमेंट की थी इसी तनाजुर में की थी, और अगर वो जो है और खुदा न खासा कोई बहुत ज्यादा दरमियान में ऐसी बात आई कि ये तय ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो फैसला कर देगा। और काजी फायजीसा साहब अब तो बेंच भी बनाने शुरू कर देंगे, जो 3 हमारे सीनियर जजेस हैं, और बता देंगे कि ये कानून जो है नाफिज अमल है या नहीं है। सर अच्छा, ना सिर्फ ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है, ना सिर्फ ताहयात नाअहली है, बल्कि सर कन्विक्शन भी है। जी सर पहले बताएं। देखें जी, मैं उसमें कन्विक्शन तो अभी तो हम ये कह रहे हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं थी, जिसमें सिर्फ नाअहली थी, ठीक है। अभी तो हम उस जो ताया कन्विक्शन पे तो हमारे मुल्क में मैक्सिमम 10 साल की नाअहली है, अमूमी तौर पे 5 साल की नाअहली है इन सूरत में। लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी कि कोई सादिक अमीन नहीं रहे, तो इसलिए ये नाअहली जो है ना ताहयात है। अब इसके अंदर जो असल सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे जो फैसला दिया है, उन्होंने एक चीज उसमें पॉजिटिव नोट है कि उन्होंने असेंबली को, पार्लियामेंट को हाई स्टीम में रखा है। यानी कि आप ये देखें कि अगले फैसले भी इसी तनाजुर में आएंगे। मत भूलें कि उन्होंने असेंबली के बिल को इसलिए उन्होंने उसको जो है 10-5 के साथ तो पिटीशन को जो रिजेक्ट कर दिया और बिल को बहाल रखा है। उसमें सिर्फ ये है कि जी वजह एक ही है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम है। तो आपको लगता है कि ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की एक झलक हमें इस फैसले में नजर आई है, वो आगे जाकर आगे फैसलों में भी आ सकती है। बट ये तो हम खालिस्तान कानूनी मामले की बात कर रहे थे न्यायी साहब, बहुत से सियासी मामलात और पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आप इशारे करते रहते हैं पहले प्रोग्राम्स में भी, उससे मुतल्लिक भी यहाँ पर बताइएगा। क्या उसकी वजह से भी नवाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं? क्या न सिर्फ नाअहली बल्कि जो उनकी कन्विक्शन का मामला है वो देख लिया जाएगा, जब आएगा तो वो सेटल हो जाएगा सियासी तौर पर? अलीना 3-4 दिन पहले मैं और भट्टी साहब दोनों मौजूद थे। मेरे ख्याल में शहजाद चूंकि यहाँ नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर का एक डिनर हुआ जो बड़ी नशिस्त हुई, लंबी तवील नशिस्त हुई, और उसके अंदर मैंने उनसे सवाल किया था। मैंने कहा जी कि मेरे नजदीक आप जो है अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, जो कि करा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं थी सही। और उसमें 90 दिन में आंसर एक इलेक्शन ये नहीं करा सके तो, और जिस वजह से जिस तरीके से उसको मुलतवी किया गया है, मुझे लगता है कि आप फरवरी में भी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। अब इस तरह का नवाज शरीफ साहब को देखा जाए, वो आ तो रहे इलेक्शन के लिए, तो अगर इलेक्शन के लिए उन्होंने, बल्कि इतना तक हुआ कि उन बेचारों ने एक बयानिया दिया जिसको कुछ पजीराई मिल सकती थी, जो हमने पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिससे वो ना सिर्फ रिट्रीट करते हैं बल्कि उसी नून की क्यादत ने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा उसके वजाकती बयान दिया, तौजीह पेश की कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे, ये बयान नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मुकदमा अल्लाह के पास है। इसाक डार साहब ने तो 2 दिन पहले कमाल की बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब का इंतकाम जो है मईशत की बहाली होगी। तो मैंने आज कॉलम भी लिखा है जो कल छपेगा, मैंने कहा जी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन ना मिले तो फिर आप मईशत की बहाली ना हुई तो फिर मुकदमा किसके खिलाफ होगा, आप इंतकाम कैसे लेंगे? तो ये इंतकाम अगर मईशत की बहाली करके आपने उन बदनामों के खिलाफ तो मैंने कहा मुझे बता दें उसके बाद आप क्या करेंगे। और फर्क एक और भी, इलेक्शन हो जाता है फिर मईशत फिर भी बहाली होती, फिर आप काम कैसे लेंगे? अच्छा नहीं, मैं तो इसलिए भी आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि इससे पहले आपने तज्जिया देते हुए हमें ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनके लिए सारे मैटर्स सेटल हो जाएंगे, ये गारंटी दे के उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो इसी तनाजुर में ज़रा मज़ीद भी बात करते हैं, और कानूनी ऑप्शंस इस वक्त क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है? भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब की राय जानिए एक बार ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ वापसी के लिए रवाना तो हो गए हैं 21 अक्टूबर को। आज भी शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके आने के बाद क्या होगा? क्या उनकी नाअहली बरकरार रहेगी, वो इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर जैसे कि नून लीग दावा कर रही है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस एक्ट में तरमीम के बाद तो उन गुजार चुके वो अपनी नाअहली की मुद्दत, ख़त्म हो गई, अहल है वो। शहजाद इकबाल साहब। जी बहुत शुक्रिया अलीना, और मुझे बड़ी खुशी है नियाज़ी साहब ने जो बताया कि हसान से इनकी मुलाकात हुई है, और हमारी भी दुआ है कि वो जल्द वापस आए और सेहतमंद रहे। तो बहुत मुबारक हो नियाज़ी साहब, आपकी उनसे मुलाकात हो गई।
अलीना, जो आजम रज़ी तारा साहब फरमा रहे हैं कि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की है और उसमें हमने ये कह दिया है कि जहाँ पे तयन नहीं है कि कितने टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा 5 साल, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब 5 साल के लिए नाअहल हैं और अब वो आएंगे तो इलेक्शन लड़ सकेंगे। मेरे ख्याल से ये इंटरप्रिटेशन उनकी जो है गलत है और मैंने एक प्रोग्राम में कई सारे जो कानूनी माहिर हैं उनको लिया था और उनमें से अक्सरियत की, एक बड़ी अक्सरियत की ये राय थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, बेशक वो एक गलत फैसला हो, गलत इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन वो स्टैंड करती है और उसकी हैसियत वही है जो एक आइन की हैसियत होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि 62(1)(f) की जो नाअहली है वो ताहयात होगी तो उसको आप आइनी इंटरप्रिटेशन कंसिडर करेंगे और वो एक आम कानून में तरमीम करने से बदल नहीं सकती। दो ही तरीके हैं उसको बदलने के, या तो एक 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्लियामेंट हो और वो आइन में तरमीम करे और ये कह दे कि 62(1)(f) की जो नाअहली है वो 5 साल की होगी, या ये हो सकता है कि 5 मेंबर बेंच जिसने ये फैसला दिया था उससे एक बड़ा बेंच बैठे और वो ये फैसला करे कि ये ताहयात नाअहली नहीं है, जो मुझे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब के दौर में मुमकिन है हो जाए। हो सकता है वो एक बड़ा बेंच बनाए और इसकी एक इंटरप्रिटेशन कर दे कि ये 62(1)(f) की जो ताहयात नाअहली है इसको 5 साल कर दे, 10 साल कर दे, जो भी इसमें तब्दीली करनी। मुझे लगता है कि ये शायद उनके दौर में हो जाएगा, लेकिन क्या ये फौरी होगा या नहीं होगा इस पर कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है जो आजम रज़ी तारा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त नहीं है। जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की वो उस वक्त स्टैंड करती है। और आपने दुरुस्त कहा कि एक तो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, इसके अलावा 2 कन्विक्शंस हैं। एवेंफील्ड में नवाज शरीफ साहब का जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन कन्विक्शन स्टैंड करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, उससे अगर वो बरी होते हैं तो फिर जाके उनकी वो कन्विक्शन खत्म होगी और वो इलेक्शन के लिए अहल होंगे। लेकिन उसके बाद भी जो अल अजीज़िया केस है जिसमें वो बेल लेकर गए हैं, एक तो आते साथ उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि प्री अरेस्ट बेल एक कन्विक्ट शख्स के लिए मिलना मुश्किल है। लोग मिसाल देते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की या उनकी वालदा की कि वो भी कन्विक्ट हुए थे लेकिन उनको बेल मिल गई थी, लेकिन वो कन्विक्शन जो थी वो इन एब्सेंशिया हुई थी, यानी कि वो यहाँ पे थे नहीं और मुकदमा चला, उनको कन्विक्शन हो गई। नवाज शरीफ को जब कन्विक्शन हुई थी, उनको जब सज़ा हुई थी, वो यहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ा मुश्किल है कि उनको प्री अरेस्ट बेल मिले, लेकिन देखते हैं कि अदालतें इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन फिर भी अल अजीज़िया केस का भी पूरा ट्रायल चलेगा, उसमें से अगर वो एक्विट होते हैं तो फिर वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। यानी कि एक डिस्क्वालिफिकेशन है और 2 कन्विक्शंस हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये एक तवील प्रोसेस होगा और इसमें आप जो इशारतन बात करी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इतनी यकीन दहानी है, इतनी सपोर्ट है कि उनके जो सारे मामलात हैं वो फास्ट प्रोसेस हो जाएंगे, वो एक्विट भी हो जाएंगे, दोनों मुकदमात में डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा जब वो यहाँ पे लैंड करेंगे। कैंपेन तो वो करेंगे, लेकिन क्या उनकी ये कन्विक्शंस खत्म होंगी, अदालती रिलीफ उनको इतना तेजी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से इस पर अभी भी एक सवालिया निशान है। और यही नून लीग में एक फिक्र की बात है। नून लीग बजाय तो बड़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है, लेकिन जैसे आपने हवाला दिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर रहनुमा कह रहे हैं कि कुछ सियासी और कुछ कानूनी चैलेंजेस हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा। और कल का भी जो आप फैसला देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसमें जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे उसको ख़त्म करने के लिए मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया। इसके अलावा जो अपील का है, रिव्यू को अपील में तब्दील किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उसको भी मेजॉरिटी जजेस ने सपोर्ट किया। लेकिन अल्ट्रा वायर्स कहा गया उस शिक को जिसमें ये कहा था कि ये बुनियादी के केसेस पे भी अप्लाई होगा। और जब ये अमेंडमेंट हुई थी, जब ये कानून लेकर आए थे, तो उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि कोई ऐसा कानून जो किसी शख्सियत को या 1-2 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो और उसमें आप ये डालें कि ये माजी से अप्लाई होगा, तो वो स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा कि मेजॉरिटी जजेस ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। तो मुझे लगता है कि इसको देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इनिशियली नवाज शरीफ साहब शायद आएँ, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और पहला जो मरहला होगा वो आरओ के पास ही होगा कि आरओ रिजेक्ट करता है उनके पेपर्स को इस बुनियाद पे कि वो ताहयात नाअहल है या नहीं करता, और फिर वो मामला आगे ट्रिब्यूनल में जाएगा और हाई कोर्ट पे। अच्छा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉरी टू कट यू ऑफ शहजाद, अगर हम टाइमलाइन देखें, जनवरी के आखिर की अभी डेट कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, और उस दिन मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुन रही थी गालिबन डॉन के ऊपर, उनने ऐसा इशारा दिया कि शायद मार्केट में आवाज़ें 28 जनवरी की। अगर इसके अकॉर्डिंगली चला जाए और जो फाइनल हल्का बंदियाँ हैं वो नवंबर के एंड में आती हैं, तो दिसंबर से जनवरी तक का ही टाइम होगा। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे चैलेंजेस अबूर करके नवाज शरीफ साहब अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर कर पाएंगे बहाल?
देखिए नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर के बाद आएंगे और उसी वक्त से उनकी जो कानूनी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएंगे। उसके लिए उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब हल्का बंदियाँ पूरी होती हैं, कब फाइनल लिस्ट आती है इस हवाले से। वो तो मेरे ख्याल से आते साथ ही अदालतों में इनको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा अहम होगा कि अदालतें कितनी जल्दी उनको तारीख देती हैं और 2 ट्रायल जो उनके मुकम्मल हुए हैं उनमें उनको कितना जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये जो है लाजमी तौर पर देखना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बेनजीर ने कही, मैं भी उसको सेकंड करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, अब वो एक्ट है, वो उसको मंजूर कर लिया गया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि अभी भी अभाम है ना। कोई 28 जनवरी कह रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि आधे मुल्क में तो बर्फ होती है और बर्फबारी में कैसे इलेक्शन करवाएंगे। और ये बात दुरुस्त है, ये सारे इलाके आप नारायण कागान चले जाएं, सर्दियों में वो इलाके बंद होते हैं, वहां पे तो रसाई नहीं होती जाने की। पिछली दफा बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा जब केपी में बल्दियाती इंतखाबात थे तो वो फेज आगे करना पड़ गया। एक बिल्कुल सही बात है, फेज आगे करना पड़ गया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट भी है। कल शहबाज शरीफ से देखिए केपी के जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे तो पहला फेज हो गया था, आपको याद होगा दिसंबर में हो गया था इतनी सर्दी में। दूसरा जो फेज था उसको आगे करना पड़ा था, क्योंकि वो इतने सर्दी ठंड वाले इलाके थे और बर्फबारी हो रही थी कि वहां पर हो नहीं पाया था ना, तो वो कुछ इलाके जहां पर रह गए थे। फर्स्ट फेज आपको याद है दिसंबर के एंड में हो गया था, सेकंड फेज आगे हुआ था। तो ये देखना पड़ेगा कि और ये क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का नहीं पता था जब उन्होंने कहा कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे कि मौसम क्या होगा। ओके, चलें, ये सवाल हम आगे किसी दिन के लिए बचा के रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या लगता है, दोबारा मामला अदालत जाते हुए लगता है या आपको लगता है कि भाई सेटल्ड है हर चीज़ नवाज शरीफ साहब के लिए? सवाल पे आने से पहले मैडम शेख, मैं अपने भाई और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं हमेशा इनसे इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मेरे बहुत दिल के करीब हैं। नियाज़ी साहब को दिल से बहुत बहुत मुबारक, मुझे बहुत खुशी हुई। और जब भी आप पे सर मुश्किल वक्त ज़िंदगी में आएगा तो मैं तो आपके साथ हूँगा। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। दूसरी बात, सवाल पे आने से पहले मैडम शेख, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आई लव यू वेरी वेरी मच। तीसरी मैडम शेख चाहते बेदलील हुआ करती हैं, क्या फिक्रा बोल गया हूँ, चलो अच्छा। तीसरी मैडम शेख, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आई लव यू वेरी वेरी मच, लेकिन माज़रत के साथ आप गलत कह रहे हैं। जो हकीकत है वो ये है कि मियाँ मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अहल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच, जो नाहली की मुद्दत 5 साल कर दे, नई असम्बली आए और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइनी तरमीम करे और मुद्दत 5 साल नाहली की हो जाए। तीसरी ये भी बिलाशुबा कि वो इस वक्त नाहल भी हैं और 2 मुकदमों में सज़ा याफ्ता भी हैं। और बकौल शाहिद खान अब्बासी, उनकी जमात जिनमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब डेफिनेटली आई लव यू वेरी वेरी मच नंबर 1 हैं, और वो गुमराह कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को केसों के हवाले से और इस कानूनी प्रोसेस के हवाले से। लेकिन मैडम शेख, आप आ जाइए ग्राउंड रियलिटीज़ पर, जो मैं ही ज़ाहिर है मेरे जैसा जहाँ दीदावार नरगिस, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और फिर एक इरशाद भट्टी पैदा होता है। बिल्कुल सही है, तो मुलाकातें करने के लिए मुझे लग रहा है मैं जॉन एलिया से माजरत के साथ शेर है कि मेरे महबूब कायद पर कसने लगे हो आवाजें, इतनी औकात हो गई है क्या? नहीं होनी चाहिए। और मैं मेरे महबूब कायद, आप कहीं फ्लाइट में होंगे, मैं चंपू चुमार एक मरतब फिर आपके अपने असल मसाइल छोड़कर आपके मसाइल डिस्कस करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। सऊदिया हैं वो। मैडम शेख, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं? हाँ जी। हम किन मसाइल में उलझे हुए हैं? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं मैडम शेख? तो मेरे महबूब कायद मतलब नवाज शरीफ साहब, मतलब कायद, मतलब रहबर, मतलब कायद आज़म सानी, मतलब पाकिस्तान के इमाम खुमैनी, मतलब इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, उम्मीद पाकिस्तान का सफ़र शुरू हो चुका है। हम अभी तक वो मफरूर हैं, वो अभी तक मुजरम हैं, वो और नाहल हैं, एल हैं के चक्रों में पड़े हुए हैं, जबकि हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल उन्हें सी ऑफ कर चुके हैं। और हम ये क्या सराहियां कर रहे हैं मैडम शेख, किसी मफरूर मुजरम को जमानत कैसे मिल सकती है?
दूसरी तरफ मैडम शेख मीनार पाकिस्तान पर 3 मंजिला जो स्टेज है वो सजने जा रहा है और मेन्यू डिस्कस किए जा रहे हैं। मेरे कहने पर उन्होंने इसमें गाजर का हलवा रखा है, हालांकि गाजर बहुत कम मिल रही थी मार्केट में। बयानिए तरतीब दिए जा रहे हैं, कौम चश्मे बिरा है इरशाद भट्टी समेत। हम इलेक्शन एक्ट को लेकर बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच की बात कर रहे हैं या नई असम्बली की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे महबूब कायद की वापसी ऐसी है कि सियासी गुरु जरदारी साहब से लेकर बाऊ सोनी तकरीरों वाला बिलावल भुट्टो सब जेलस 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 हैं। वक्त बदल चुका है मैडम शेख। अच्छा, अपने सवाल बदलें, अगर सवाल नहीं बदलते तो इरशाद भट्टी के साथ अपना रवैया बदलें। अब जैसा मेरा महबूब कायद चाहेगा वैसा होगा, वो अहल हैं। अब मेरा महबूब कायद जिसके कंधे पे हाथ रखेगा वो अहल होगा, जिसकी तरफ उंगली शहादत करेगा वो नाअहल होगा। अब सब मेरे महबूब कायद के जो मुखालिफ हैं उनको लग पता जाएगा। आज के सिक्का राइजुल वक्त का नाम है मेरा महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक बारी फिर शेर। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम अंसार अब्बासी साहब की खबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वो बताते हैं कि नैब का माजी में जो किरदार रहा है उसकी वजह से सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और अवामी ओहदेदार खासे परेशान हैं, ख़ासकर जब उनको फ़ैसला साजी करनी होती है। तो अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो इस डर से कि छोटी छोटी बातों के ऊपर एक साइन कहीं पे हुआ हो उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर तो नैब बुला लेगा, पेशियाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो वो फ़ैसले लेने से डरते हैं और इसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, काम रुक रहे हैं। और इसी सारे मामले का जिक्र हुआ एक एपेक्स कमेटी में, जिसमें ऑब्वियसली निगरान हुकूमत तो बैठी थी, लेकिन जो अस्करी क़यादत है वो भी इसमें मौजूद थी। अब बताया जा रहा है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के सामने आने के बाद हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की फ़ैसला साजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो मौजूदा कवानीन है उनमें तब्दीली का फ़ैसला किया है या तरमीम पर गौर कर रही है। इन मुलाजिमीन को फ़ैसलों में उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर गौर किया जा रहा है जब तक अदालतों में वो मुजरिम साबित ना हो जाए, यानी जब तक ये ठोस शवाहिद ना हो कि उनके खिलाफ सबूत हैं, कन्विक्शन हो सकती है, तब तक उनको कोई ना कोई रिलीफ दी जाएगी। और कहा जाता है कि इस तरह के फ़ैसले पहले से मौजूद हैं, इस तरह के कवानीन पहले से मौजूद हैं मुख्तलिफ इदारों में, जिनको रेप्लिकेट किया जाएगा या नैब कवानीन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये भी कहा जाता है कि आर्मी चीफ जो कि इस इजलास में बैठे थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इस तरह के जो भी कवानीन या सख्त जो मामलात हैं, ख़ासकर नैब कवानीन, उसकी वजह से जो फ़ैसला साज है, ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में रिलैक्सेशन की जाएगी, वो बिल्कुल पुरएतमाद होकर और इत्मीनान से अपने फ़ैसले करें, अपने काम के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है अंसार अब्बासी साहब की ख़बर में कि एक जो हुकूमती वर्कर हैं उनकी जानिब से इस बात का इजहार भी किया गया कि जब तक कोई ठोस इकदाम नहीं होते वो खाली यकीन दहानी के ऊपर किस तरह से यकीन कर सकते हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेसी की एतमाद बहाल करने के लिए नैब कानून में रद्द बदल करने का इकदाम दुरुस्त होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। बेनज़ीर, आपसे जानना चाहूँगी। अलीना, देखें, अगर ऐसा होता भी है, मेरे ख्याल से ये जो मसला है वो हल नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि जो असल मसला है वो है नैब की रेप्यूटेशन। जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन होते थे नैब, तो वो हर तकरीर में, तकरीबन अपनी हर तकरीर में ये बात ज़रूर करते थे कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेट्स को तंग नहीं करेंगे, बल्कि वो बार बार ये कहते थे कि जब से देखें मैं चेयरमैन नैब बना हूँ, मैंने तो कभी कोई केस शुरू ही नहीं किया किसी ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़। लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनके दौर में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा को कितनी देर के लिए जेल में और नैब की कस्टडी में रखा गया। असल मसला अलीना, मेरी राय में जो बुनियादी मसला है वो ये है कि सबको अंदाज़ा है कि नैब पे सबसे ज़्यादा असर किसका है। हमारे साबिक आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं कि उनका इतना इन्फ्लुएंस था नैब पे कि वो किसी सियासतदान के खिलाफ केस ख़त्म कर सकते थे, और उसकी उन्होंने मिसाल दी शौकत तरीन की। आपके ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह खत्म होगा केस? देखिए अलीना, पीडीएम ने कोशिश की थी इसमें थोड़ी बहुत, आपको याद है अमेंडमेंट की थी कि टैक्सेशन के मामलात जो है फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट के जो मामलात हैं वो नैब में नहीं आएंगे,
मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ वो भी शेक जो थी वो स्ट्राइक डाउन हो गई है। ये मामला तब तक ठीक नहीं होगा अलीना जब तक आपके पास एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं होगा जो एहतसाब करे, जिस पे किसी को इस वक्त नैब पे किसी को एतमाद नहीं है। सबको पता है कि नैब एक इंडिपेंडेंट नहीं एक डिपेंडेंट इदारा है। मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले आर्मी चीफ साहब को से दरखास्त है कि जो माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन वो करवा रहे हैं, प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखिएगा, इसके बड़े अच्छे असरात निकल रहे हैं। और जो आपने आर्मी चीफ साहब एक जो जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम है गैर मुल्की उनको निकालने का, उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा। अच्छा मैडम शेख, हमारे जमहूरियत पसंद बता चुके हैं हमें कि वो नैब से परेशान हैं, नैब डिक्टेटर्स की निशानी है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला है, नैब काले कवानीन वाला है, नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मैडम शेख, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी नैब से परेशान हैं, और मैडम शेख तमाम ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो भी नैब से परेशान है। तमाम सनतकार, सरमायाकार, ताजर भी नैब से परेशान है। मैडम शेख, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतें भी नैब से मुतमिन नहीं हैं, और फिर मैडम शेख नैब बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक वो उसको कोई काम भी नहीं करने दे रहा, और मैडम शेख इस मुल्क में अब एहतसाब एक गाली बन चुका है। जब सब कह रहे हैं कि नैब 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0 है, तो नैब ख़त्म क्यों नहीं कर देते मैडम शेख? नैब से जान क्यों नहीं छुड़वा ली जाती? जब हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली नैब से डरी हुई है, तो फिर नैब अभी तक क्यों है मैडम शेख? ख़त्म करें ये परेशानी, जान छुड़ाएं नैब से। भट्टी साहब तो सार्कास्टिकली कह रहे हैं मैडम शेख, लेकिन क्या आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं? सार्कास्टिकली नहीं, लेकिन वाकई में देखिए, या तो नैब बंद कर दें या जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है नैब को, जो रवैया हमारे उसको तब्दील कर दें, क्योंकि ये बात तो मेरे ख्याल से सबके सामने है। जब नैब नहीं था, उससे पहले अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था, वहाँ पे भी आपने देखा सैफ रहमान के जरिए क्या होता रहा, यानी कि जिसकी ताकत होती है वो कंट्रोल करता है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई, उस वक्त से जो है नैब कंट्रोल्ड है, और जिसके जो ताकत में होता है वो उसको इस्तेमाल करता है। और यही मेरे ख्याल से बदएतमादी की वजह है कि इस वक्त अगर कोई ज़बानी कह भी दे कि आपके खिलाफ केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन कब जो है मौक़िफ़ बदल जाए, कब किसके ऊपर मुश्किलात आ जाए, वो एक थ्रेट हमेशा रहेगा। तो एक तो आपको कानून साजी करने की ज़रूरत है, और अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स की थी नून लीग की हुकूमत ने, मखलूत हुकूमत ने, उसको तो स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उसमें सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी वाली शिक थी उसको रहने दिया है कि उनको एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बाकी जो सियासतदान हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ था नैब अमेंडमेंट के जरिए वो तो वापस ले लिया गया है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि कल जो फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, एक्ट का, उसके बाद जो है ये अपील होगी, और अपील इन 3 जजेस के सामने नहीं होगी जिन्होंने ये फैसला दिया था। उसमें खैर बंदियाल साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन अब एक लार्जर बेंच बनेगा जो अपील सुन सकता है अगर इसको दोबारा चैलेंज किया गया। तो ये देखना पड़ेगा एक तो उसका क्या फैसला होता है, लेकिन कानून साजी के अलावा आपको ये ट्रस्ट कायम करना पड़ेगा कि आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जैसे भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि आप नैब बंद कर दें, तो अगर आप नैब बंद करेंगे तो जो मकासद आपने हासिल करने हैं कुछ, वो भी नहीं हासिल कर सकेंगे। पहले कुछ और मकासद थे वो हासिल करने थे। तो मेरे ख्याल से ये एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो, आपकी हाई कोर्ट्स हो, बार बार ये कहते रही है कि इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कवानीन है उनको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे और उनमें बेहतर कर लेंगे। सॉरी शहजाद, हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया, मैं न्यायी साहब की कमेंट शामिल करना चाहती हूं। फैसला कर लिया कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपने इसको विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना, तो नैब भी बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। न्यायी साहब, क्या कवानीन में रिलैक्सेशन देने से कुछ ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो सकता है? अलीना, मेरा ख्याल है कि नैब का जो पूरा प्रोफाइल है वो इतना शर्मनाक है, इतना पैथेटिक है और इतना पुअर है। पहली बात यह है कि इसका जो वजह वजूद है, पहले दिन से हम कई डिस्कस कर चुके हैं कि वजह वजूद इसका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद मैनिपुलेशन है सियासी, और विच हंटिंग है। जो बंदा राइट साइड पे सियासतदान में ब्यूरोक्रेट्स है, नैब के सामने उनकी बड़ी से बड़ी चोरी से नजरअंदाज किया गया, सियासतदानों में भी, बल्कि प्रोटेक्शन दी है। जो बंदा उनकी जो हिट लिस्ट पे आता है उसकी उन्होंने हर वो चीज पकड़ी है जिसका वो दूर से शायद तक नहीं था। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि नैब जो है, जो शायद खान अब्बासी साहब जैसे कई दफा कह चुके हैं कि खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी अचीवमेंट है। ब्रॉड शीट का केस हमारे सामने है जी, जहां हमने $70 मिलियन दिया, किसके वजह कोई किसी काम ना करने के वजह दिया।
क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि जी हम आपको जो है ना इतने पैसे देंगे। अब मुझे बताएंगे जी इसका जो इसके सब कुछ जो बैलेंस शीट हमारे सामने कच्चा चट्टा सामने है, तो मेरे तो ख्याल है कि नैब का जो रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट में भी मुतनाज़िर रहा है। बेशक तरमीम कर सकते, रद्द-बदल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हल ये होगा कि नैब के इदारे को ही ख़त्म किया जाए। हमारे 3 एनालिस्ट इस राय का इजहार करते हैं। भट्टी साहब की राय मुख्तलिफ है। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।